अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 28। अब एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, एज अ सर्विस प्रोवाइडर, एज अ सप्लायर ऑफ गुड्स, एट अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर, जो भी था वहाँ पूछता है आपसे कि आप मतलब क्या काम करने वाले हो। अब एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद अब आपका इच्छा हुआ कुछ चेंजिंग करने का, हो सकता है ट्रेड नेम में चेंज करना हो सकता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज करना हो सकता है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज करना हो सकता है ना। रजिस्ट्रेशन लेने के बाद कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। तो उन चेंजेस के लिए दो कैटेगरी है, पहला है कोर फील्ड, दूसरा है नॉन कोर फील्ड। दो पार्ट में बांटा गया है। अब जो कोर फील्ड है और जो नॉन कोर फील्ड है उसमें क्या क्या कवर है वो आपको यहाँ पर इस सेक्शन में बताया गया है। एक रजिस्टर्ड पर्सन और एक यून होल्डर दोनों चेंजेस या अमेंडमेंट के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। यून होल्डर कौन है आपको पता है, वो एम्बेसी, यूनेस्को का बॉडी, सॉरी यूएनओ का बॉडी, WHO, ये सब मैंने जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सब हैं उनके लिए यून रहता है। यून के लिए पहले परमिशन चाहिए होता है, ठीक है, उसके बाद यून मिलता है। तो खैर यून से कोई क्वेश्चन आपसे एज इट इज़ पूछा नहीं जाता है, लेकिन एग्जाम में अगर कभी MCQ पूछ दे तो आप जनरली सवाल पूछ सकता है कि एम्बेसी है उसको क्या लेना पड़ेगा, मतलब रजिस्ट्रेशन कैसे लेना पड़ेगा। तो एज अ उन्हें यून लेना पड़ेगा, ठीक है, यूनिक आइडेंटिटी नंबर। अब अगर चेंज करना हो तो कोर फील्ड और नॉन कोर फील्ड दो भागों में बांटा गया। कोर फील्ड में क्या बोला गया कि कोर फील्ड में कवर है नेम ऑफ बिजनेस, लीगल नेम इफ देयर इज नो चेंज इन पैन, एडिशन डिलीशन ऑफ स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स का मतलब हुआ कि जो भी वहाँ ऑथराइज सिग्नेटरी था या जो भी पार्टनर है, पार्टनरशिप फॉर्म है तो डायरेक्टर है, अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो मेंबर्स हैं, अगर AOP है, BOI है, डेट्स इट। तो अगर कोई एडिशन या डिलीशन हुआ स्टेक होल्डर में, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में कुछ चेंजिंग हुआ, ठीक है, या फिर कुछ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में चेंजिंग हुआ, ठीक है, तो उस केस में उसको कहता है कोर फील्ड का अमेंडमेंट। ऑल अदर फील्ड आर नॉन कोर फील्ड, इनके अलावा जो भी और चेंजिंग होगा वो नॉन कोर फील्ड में आएगा। इन केस द चेंज इज इन कोर इन्फॉर्मेशन, अब एप्लीकेशन फाइल करिएगा, प्रॉपर ऑफिसर के पास समय है, ठीक है, कितने दिन का, 15 दिन का, और आपके पास कितने दिन का समय है, अमेंडमेंट से 15 दिन का, मतलब आपके पास 15 डेज का समय है जो भी चेंजिंग हुआ है कोर फील्ड में उसको रिपोर्ट करने का, मतलब चेंजिंग के लिए एप्लीकेशन फाइल करने का। और प्रॉपर ऑफिसर के पास भी उस फाइलिंग के बाद 15 दिन का समय है अप्रूव करने के लिए, ठीक है। अगर कोई और चेंज हुआ है नॉन कोर इन्फॉर्मेशन तो उसमें अप्रूवल का कोई ज़रूरत नहीं है, वो एज इट इज जैसे आप फॉर्म भरिएगा 2 से 4 घंटे में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। अब वही जो आपने ऊपर भी देखा 15 दिन का समय, वही सब चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। रिजेक्ट भी कर सकता है, ऑब्वियस सा बात है। तो प्रॉपर ऑफिसर shall not reject the application for amendment in the registration particular without giving the person an opportunity of being heard। रिजेक्ट कर सकता है बट पहले उसे opportunity of being heard देना पड़ेगा। तो एज इट इज़ कुछ ऐसा नहीं है, बेसिकली इससे क्वेश्चन आता भी नहीं है, नॉलेज पर्पस के लिए पढ़ लेना जरूरी है, चैप्टर में दिया हुआ है तो पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक डायग्राम बता दिया है आपको कि कोर फील्ड में क्या क्या चेंजिंग है, जैसे कि जहाँ परमिशन चाहिए प्रॉपर ऑफिसर का, लीगल नेम, एड्रेस, और एडिशन डिलीशन और रिटायरमेंट ऑफ स्टेक होल्डर, इसमें पार्टनर है, डायरेक्टर है, कर्ता, मैनेजिंग कमेटी, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, CEO, इक्विवेलेंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। Change of these two particulars shall be applicable for all registration of registered person obtained under provision of this chapter on same PAN, ठीक है। इन दोनों में अगर कुछ चेंज होता है
तो जितना रजिस्ट्रेशन एक पैन के अंदर लिया गया है, सेम पैन जिनका है, जिनका बीच का जो 10 डिजिट सेम है, उन सारों को चेंज करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप एक यूनिट के लिए चेंज कर लिए और दूसरे यूनिट के लिए चेंज नहीं किए। अगर आपने सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले रखा है विद इन स्टेट, या फिर आउटसाइड द स्टेट है तो अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले रखा है, स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो उस केस में आपको, अगर आपने एक यूनिट में चेंजिंग किया क्या लीगल नेम, तो आपको सारे यूनिट का लीगल नेम चेंज करना है। अगर आपने एक यूनिट में अमेंडमेंट किया क्या, पार्टनर का चेंजिंग किया, एक्टर का चेंजिंग किया, तो आपको सारे यूनिट में फिर अपडेट करना है चेंजिंग के लिए, क्योंकि हर रजिस्ट्रेशन अलग अलग है। ठीक है। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस ऑफ ऑथराइज्ड सिग्नेटरी कैन बी अमेंडेड ओनली आफ्टर ऑनलाइन वेरिफिकेशन थ्रू जीएसटी पोर्टल। अब ऑथराइज्ड सिग्नेटरी का होता क्या है कि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। रजिस्ट्रेशन के टाइम क्या होता है, जो भी प्रोफेशनल होता है, जो भी आपका काम करता है, जो यानी कि प्रोफेशनल नहीं हो, तो रजिस्ट्रेशन करने के टाइम अपना मोबाइल नंबर और ईमेल दे देता है, अब बाद में बहुत परेशानी होती है। ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, अब आप चेंज भी करने जाओगे ना, तो सबसे पहले क्या होगा, लास्ट में इसलिए ही लिखा हुआ है ऑनलाइन वेरिफिकेशन थ्रू जीएसटी पोर्टल। आप मोबाइल नंबर चेंज कर लोगे, ईमेल चेंज कर लोगे, लेकिन एक लास्ट ओटीपी जो है वो आपका, जिसका मोबाइल नंबर और ईमेल पहले दिया हुआ है, उसी के पास जाता है। इसलिए रजिस्ट्रेशन के टाइम ध्यान रखिएगा। वैसे आपको तो नहीं, मैंने क्लाइंट को ध्यान रखना है कि हमेशा अपना मोबाइल नंबर या ईमेल दे, और आप भी जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो खासकर क्लाइंट का मोबाइल या ईमेल नंबर दे, ईमेल दे। होता क्या है कि कॉल करता है, आपको परेशान करेगा डिपार्टमेंट, उससे अच्छा है कि क्लाइंट को भी परेशान करे अगर डिपार्टमेंट कॉल भी करता है तो। ठीक है। ये आपका वही चार्ट बना हुआ है जो ऊपर हमने पढ़ा। कोर एरियाज का कहा गया, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विद इन 50 डेज ऑफ चेंज, जीएसटी कौन पोर्टल पे गया, प्रॉपर ऑफिसर के पास गया, प्रॉपर ऑफिसर। ठीक है। इस पी ऑफ द ओपिनियन दैट अमेंडमेंट इज अनवारंटेड, डॉक्यूमेंट्स फर्निश्ड और इनकम्प्लीट इनकरेक्ट, तो वो 15 दिन के अंदर क्या बोलेगा, एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। कैसे देगा, सो कॉज नोटिस इशू करेगा। ठीक है। उसके बाद आपको रिप्लाई देना है, आपके पास रिप्लाई देने का 7 दिन का समय है। अगर आपको रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है तो आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अगर आपने 7 दिन में एप्लीकेशन का रिप्लाई नहीं दिया, एक्शन का रिप्लाई नहीं दिया तो भी, या फिर रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो भी, एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट शैल बी रिजेक्टेड। ठीक है। दूसरा, अगर पीओ का ऐसा कुछ नहीं लगता है कि कोई भी अमेंडमेंट है, सही है, सारा डॉक्यूमेंट है, तो अप्रूव कर देगा 15 डेज में और आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अमेंडेड सर्टिफिकेट इशू कर देगा। और अगर नॉन कोर एरिया है तो कुछ करना ही नहीं है, वो तो जैसे ही आप अपडेट करिएगा 1-2 घंटे के अंदर या फिर उसी टाइम अपडेट हो जाएगा। ठीक है। If a proper officer failed to take any action within a period of 15 working days from date of submission of application, or within a period of 7 working days from date of receipt of reply to the so-called notice, the certificate of registration shall stand to extent applied for, and the amended certificate shall be made available to a registered person on the common portal. मतलब ऑटोमेटिक अप्रूवल अगर 15 दिन के अंदर, ठीक है, विदिन अ पीरियड ऑफ 15 वर्किंग डेज सबमिशन से, अगर प्रॉपर ऑफिसर ने उसको एक्शन इशू नहीं किया, सो कॉज नोटिस इशू नहीं किया, या फिर अप्रूवल भी नहीं दिया, या सो कॉज नोटिस इशू कर दिया और 7 दिन खत्म हो गया है आपके, ठीक है, रिप्लाई के बाद 7 दिन खत्म हो चुका है, आपने रिप्लाई दे दिया, रिप्लाई के बाद 7 दिन हो चुका है, अगर उसने रिजेक्ट नहीं किया तो उस केस में ऑटोमेटिक अप्रूवल हो जाएगा। वरुण एंटरप्राइजेस, अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, इज engaged in supply of electronic goods in Delhi. The firm is registered under GST. Varun is the proprietor of the firm. He wishes to expand his business, and his friend Arun approaches him to provide additional capital for his business if he is made a partner in Varun business. अब अगर यहाँ पार्टनर बनाने का बात करें, यहाँ चेंज इन कंस्टिट्यूशन हो गया, नहीं समझे, वो पहले प्रोप्राइटरशिप था, अब पार्टनरशिप बन गया, अब तो उसका सेपरेट पैन है, तो इस केस में सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन, नहीं समझे। जैसे एक इंडिविजुअल का पैन था, वो खुद अपना काम कर रहा था, तो उसका पैन तो अलग है ना। अगर इसका दोस्त इसके पास आया और कहा कि मुझे भी काम करना है, मैं कैपिटल लगाऊंगा, पैसे लगाऊंगा और मुझे भी काम करना है, मुझे पार्टनर बना लो, तो प्रोप्राइटरशिप का पार्टनर नहीं ना हो सकता, तो क्या बनाएगा, ये दोनों मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म बनाया। अब इस पार्टनरशिप फॉर्म का अपना पैन होता है, तो ऑब्वियस सा बात है इस केस में फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, अमेंडमेंट का बात तो आता ही नहीं है। समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन था फ्रेश रजिस्ट्रेशन के बिहाफ पे, अमेंडमेंट का यहाँ कोई मतलब नहीं है।
अब है सेक्शन 29 एंड 30, कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। तो यहाँ तीन चीज़ें, सबसे पहले कैंसिलेशन, सस्पेंशन और फिर रेवोकेशन, अगर कैंसिल हो गया है तो। सबसे पहले कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। कैंसिलेशन का दो तरीका, एक वॉलेंट्री, मतलब आपने एप्लीकेशन दिया कि सर मैं अब लायबल नहीं हूँ जीएसटी के लिए, या सर अब मुझे इच्छा नहीं है जीएसटी पे करने का, मैं बिजनेस बंद कर रहा हूँ, जो भी कारण हो, तो उस केस में कहा जाता है वॉलेंट्री कैंसिलेशन, मतलब आपने अपने मन से कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया। दूसरा होता है सुओ मोटो, मतलब डिपार्टमेंट ने, उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट था, कुछ डाटा था जो कि ये ग्रांट कर रहा था कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए। एग्जाम्पल के तौर पे आप बिजनेस नहीं कमेंस किए, आपने बिजनेस कमेंस नहीं किया, आप लगातार नील रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप रिटर्न फाइल ही नहीं कर रहे हैं। अब इस केस में बहुत सा गलतियां पाया गया है कि सालों साल हो गए हैं कैंसिलेशन नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सालों साल बीत रहे हैं पर कैंसिलेशन डिपार्टमेंट कर नहीं रहा, उनका लेट फी बढ़ते जा रहा है। खैर वो डिफरेंट मैटर है, बट सुओ मोटो कैंसिलेशन में आपको बताया गया है कि कब सुओ मोटो कैंसिलेशन हो सकता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन नो मोर रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन, वो अपना कैंसिलेशन ले सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे डेथ हो गया, ठीक है, इन केस ऑफ डेथ ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, अब जब उसका डेथ हो गया तो अवश्य बात है वो इंसान तो कैंसिलेशन अप्लाई करने के लिए आएगा नहीं, तो उस केस में उसका लीगल हेयर कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। वेयर द प्रॉपर ऑफिसर कंसिडर रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सन लायबल फॉर कैंसिलेशन इन व्यू ऑफ सर्टेन डिफॉल्ट, ये है आपका सुओ मोटो कैंसिलेशन। एग्जाम्पल के तौर पे बोला, when the registrant is not doing business from the registered place of business, or if he issue tax invoice without doing the supply of goods or service, उस केस में आपको डिपार्टमेंट चाहे तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, ठीक है। अब ये है आपका दिया हुआ, ठीक है, कैंसिलेशन बाय रजिस्टर्ड पर्सन ऑन इट्स ओन और बाय द डिपार्टमेंट, ठीक है। बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया, बिजनेस ट्रांसफ़र हो गया फॉर एनी रीज़न इंक्लूडिंग डेथ ऑफ प्रोपराइटर, ठीक है, अमलगमेट हो गया, डिमर्ज हो गया, अदरवाइज डिस्पोज ऑफ हो गया। चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस में चेंजिंग आ गया कॉन्स्टिट्यूशन में, अभी हमने ऊपर देखा था प्रोपराइटरशिप था, एक उसका दोस्त आया बोला मैं भी काम करना चाहता हूँ, पैसे लगाऊंगा लेकिन मुझे पार्टनर बनाओ, तो वहाँ पे अब प्रोपराइटरशिप फॉर्म से पार्टनरशिप फॉर्म हो गया। जब पार्टनरशिप फॉर्म हो गया तो वैसे बात है उसका अपना पैन है, तो प्रोपराइटरशिप फॉर्म को कैंसिलेशन कर देगा और फिर पार्टनरशिप फॉर्म का न्यू रजिस्ट्रेशन ले लेगा, ठीक है। या फिर आप किसी कारण से पहले तो लायबल थे, अब लायबल नहीं रजिस्ट्रेशन के लिए सेक्शन 22 या सेक्शन 24 के हिसाब से, ठीक है, या आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया था और अब आप बाहर नहीं जीएसटी में रहना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। अब जो ये सुओ मोटो है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सुओ मोटो के केस में बताया गया है कब डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, ठीक है। सबसे पहले पर बोला रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ कंट्रीब्यूटेड द प्रिस्क्राइब्ड प्रोविजन, वो नीचे दिया गया है 1 में, हम लोग 1 को पढ़ेंगे तो उसको समझेंगे। रजिस्ट्रेशन वाज ऑब्टेन्ड बाय मीन ऑफ फ्रॉड, बिलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट, आपने रजिस्ट्रेशन इस तरह से लिया था, नकली रेंट एग्रीमेंट दे करके, नकली बिजली बिल दे के, या किसी भी फॉल्स डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करके आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, या फिर आप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे, ठीक है, बिजनेस एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, बिजनेस प्लेस एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया और डिपार्टमेंट को बाद में अगर पता चलता है कि ये रजिस्ट्रेशन फेक है तो उस केस में वो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया लेकिन आपने बिजनेस कमेंस नहीं किया फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कब तक नहीं किया, 6 महीने तक नहीं किया फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ नॉट फाइल्ड रिटर्न फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, उसके लिए हम रेफर क्लाउज H एंड I बिलो। कंपोजिशन टैक्स पेयर हैज़ नॉट फर्निश रिटर्न फॉर अ फाइनेंशियल ईयर बियॉन्ड 3 मंथ, अगर आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट किए हुए थे तो आपने 3 महीने तक अपना
रिटर्न फाइल नहीं किया, ठीक है, सॉरी 3 महीने कर रहा हूँ। नॉट फर्निश द रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कंपोजिशन स्कीम का एक होता है फॉर्म CMP 08, ये क्या होता है, चालान कम पेमेंट स्टेटमेंट, ठीक है। ये रिटर्न कभी है ही नहीं कंपोजिशन स्कीम का। इसमें क्या होता है, आप बस पैसे जमा करते हो एस्टिमेटेड बेसिस पे कि हाँ मेरा 1% से इतना टैक्स लायबिलिटी, इतना टैक्स लायबिलिटी मैं जमा कर रहा हूँ। इसका रिटर्न बस साल के अंत में भराता है अप्रैल 30 तक, ठीक है, जिसका डेट होता है अप्रैल 30, और वो फॉर्म होता है GSTR 4। तो वही कह रहा है, अगर मैंने GSTR 4 को 3 महीने में, GSTR 4 अप्रैल 30 खत्म हो गया ड्यू डेट, मई जून जुलाई, 31 जुलाई तक अगर मैंने GSTR 4 नहीं भरा, समझ गए, नॉट फर्निश रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर बियॉन्ड 3 मंथ फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। तो मैंने 30 अप्रैल से 3 महीना जोड़ लीजिए, अप्रैल खत्म हो गया, मई जून जुलाई, 31 जुलाई तक अगर मैंने GSTR 4 नहीं भरा तो मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है सुओ मोटो, ठीक है। अब 1 में क्या कवर है, पहला चीज़ कवर है, रजिस्टर्ड पर्सन कोई बिजनेस कंडक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, कहाँ से, जिस प्लेस को उसने डिक्लेयर किया था प्लेस ऑफ बिजनेस, वहाँ से कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। या फिर रजिस्टर्ड पर्सन इनवाइस बिल इशू कर रहा है विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, गुड्स और सर्विस दे नहीं रहा, मतलब फेक ITC वाला केस, ठीक है। वालेट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 171। अब सेक्शन 171 क्या है, ये हम लोग चैप्टर 24 में जानेंगे, ठीक है। वालेट द प्रोविजन ऑफ रूल 10A, ठीक है। अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट इन वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16। आपने ITC वायलेशन में लिया सेक्शन 16 के, जहाँ वो कहा था कि टैक्स इनवाइस आपके पास होना चाहिए, ठीक है, गुड्स रिसीव होना चाहिए, वही सब जो था, तो वो सेक्शन का अगर आपने वायलेशन किया तो। फर्निश अ डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन GSTR 1। आपने GSTR 1 में तो सप्लाई दिखाया फॉर 1 और मोर टैक्स पीरियड। अब तो ये नहीं कर सकते कि हम GSTR 3 जब तक नहीं भरते हैं अगले महीने का GSTR 1 नहीं भर सकते। इट इज इन एक्सेस ऑफ आउटवर्ड सप्लाई डिक्लेयर्ड बाय हिम इन हिज वैलिड रिटर्न अंडर सेक्शन 39। कहने का मतलब मैंने GSTR 1 में बाय द वे मेरा टैक्स लायबिलिटी निकल के आया 2 लाख रुपए, ठीक है, लेकिन GSTR 3B में मैंने अपना टैक्स लायबिलिटी कितना दिखाया बताइए। GSTR 3B में मैंने अपना टैक्स लायबिलिटी दिखाया 1 लाख रुपया, समझ गए। तो वही चीज़ कह रहा है कि GSTR 1 में एक्सेस टैक्स लायबिलिटी था, लेकिन GSTR 3B में आपने कम टैक्स लायबिलिटी दिखा रहे थे बार बार, ठीक है, तो उस केस में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, ठीक है। वालेट द प्रोविजन ऑफ रूल 86B। 86B क्या था आपको पता है कि 1% आपको इन कैश पे करना था अगर आपका टर्नओवर मंथली 50 लाख के ऊपर है। 86B आपका चैप्टर ITC में था। रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न अंडर सेक्शन 39(1) फॉर ईच मंथ और पार्ट देयर ऑफ हैज़ नॉट फर्निश रिटर्न फॉर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 6 मंथ। मैंने रेगुलर स्कीम में जो पर्सन है उसने लगातार 6 महीने तक अपना रिटर्न नहीं भरा तो, ठीक है। रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न अंडर प्रोविजन सेक्शन 39(1) फॉर ईच क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। ये QRMP स्कीम का बात कर रहा है। अगर QRMP स्कीम में मैंने लगातार 2 टैक्स पीरियड का रिटर्न नहीं भरा तो, ठीक है। नॉट फर्निश रिटर्न फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 2 टैक्स पीरियड, ठीक है, तो 6 महीना ही हुआ। 2 टैक्स पीरियड का क्वार्टरली होता है, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 2 टैक्स पीरियड 6 महीना, ऊपर भी 6 महीना नीचे भी 6 महीना। इसको याद रखिए, ये QRMP स्कीम का है। यहाँ भी आपका 2 टैक्स पीरियड, मैंने 2 क्वार्टर का बात किया गया, मैंने 6 महीना का बात किया गया, और यहाँ रेगुलर स्कीम था वहाँ भी 6 महीने का ही बात किया गया, ठीक है। उसके बाद कंपोजिशन के लिए बताया गया आपको कि अगर आपने GSTR 4 3 महीने के अंदर नहीं भरा तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। बाई एक्ट तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, बट आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखते होंगे क्लाइंट लोग का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कई दफ़ा नहीं हुआ, कई दफ़ा हुआ है, कई दफ़ा नहीं हुआ है अब तक, ठीक है। अब है सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, जानेंगे इसके बारे में भी। सस्पेंशन, अब वो सस्पेंशन वो पीरियड है ना, जैसे कि आपने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया तो ऑर्डर देने में समय लगता है। ऑब्वियस सी बात है, प्रॉपर ऑफिसर कहीं ना कहीं बिजी रहता है तो ऑर्डर देने में समय लग जाता है। तो वो जो पीरियड होता है एप्लीकेशन से लेकर के आपका ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन तक, ठीक है,
ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन आने तक का जो पीरियड होता है वही होता है आपका सस्पेंशन का पीरियड। ठीक है, एप्लीकेशन पे हो या सुओ मोटो हो उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। सुओ मोटो में भी सबसे पहले आपको एक SCN आता है कि आपके पास समय है, आप अपना कैंसिलेशन रुकवा लीजिए। तो सस्पेंशन उस पीरियड को कहते हैं। ठीक है, वंस अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ अप्लाइड फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन मैंने ऑन एप्लीकेशन और द प्रॉपर ऑफिसर सीक टू कैंसिल हिज रजिस्ट्रेशन मतलब सुओ मोटो, the proper officer may suspend his registration during pendency of proceeding relating to cancellation of registration filed. In this way, a taxpayer is barred from the routine compliance, including filing of return under GST law during the pendency of proceeding related to the cancellation of registration. अब हो सकता है कि ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन आए या हो सकता है कि ऑर्डर ड्रॉप कर दिया जाए। ठीक है, मतलब कैंसिल ना किया जाए, तो उस पीरियड के बीच को हम लोग कहते हैं सस्पेंशन पीरियड। ठीक है, अगर आपने अप्लाई किया मतलब वॉलेंट्री कैंसिलेशन आप लेने गए ऑन एप्लीकेशन, उस केस में आपका जो सस्पेंशन जो होगा, रजिस्ट्रेशन कब से कब तक सस्पेंड रहेगा, तो कहा गया डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन और द डेट फ्रॉम विच कैंसिलेशन इज शाउट। कहने का मतलब हो सकता है आपने अपने एप्लीकेशन के टाइम बताया हो कि सर मेरा बिजनेस का जो कैंसिलेशन है वो मुझे चाहिए 1 अगस्त से, तो अभी तो 10 दिन का समय है, तो 1 अगस्त से सस्पेंशन स्टार्ट होगा। ठीक है, या फिर आपने कहा 2 महीने बाद 3 महीने बाद जैसा भी था आपका टर्म, तो वही कहा, या तो जिस दिन आपने सबमिट किया और कोई डेट आपने मेंशन नहीं किया स्पेसिफिक, तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। अगर स्पेसिफिक डेट मेंशन किया है तो जहाँ से आपने डेट मेंशन किया है वहाँ से ले करके कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग तक आपका सस्पेंड रहता है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब इसमें विच एवर इज लेटर होता है। ठीक है, आप मतलब क्या कहते हैं उसे, रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन का अगर डिमांड करते हैं तो ऐसा नहीं होगा। आप डिमांड रेट्रोस्पेक्टिव मैंने बाद मान लें कि आज 10 जुलाई है, तो आपने कहा सर मुझे 1 जून से कैंसिलेशन चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। फिर उस केस में आपने एप्लीकेशन क्योंकि 10 जुलाई को फाइल किया है, तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन से आपका सस्पेंशन स्टार्ट होगा। ठीक है, विच एवर इज लेटर नीचे लिखा हुआ है। अगर सुओ मोटो करता है तो कब होगा? ठीक है, तो अगर सुओ मोटो करता है तो उस केस में जो डेट वो डिटरमाइन किया है आपका, ठीक है, जो डेट आपका डिटरमाइन किया है, कौन डिटरमाइन किया है? डिपार्टमेंट मैंने प्रॉपर ऑफिसर, जो डेट आपका फिक्स किया है उस डेट से लेके कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग तक। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द अबव वेयर अ कंपैरिजन ऑफ रिटर्न फर्निश्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 39 विद 39 करने का मतलब GSTR 3B होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी अंडर सेक्शन 39 लिखा हुआ है मतलब वो GSTR 3B का बात कर रहा है। Detail of outward supply furnished in form GSTR 1, the detail of inward supply derived based on detail of outward supply furnished by supplier in their form GSTR 1 or such other analysis as may be carried out on the recommendation of the council so that there are significant difference, मतलब 1 और 3 में significant difference है या anomalies है। ठीक है, indicating contravention of provision of CGST Act or the rules made thereunder leading to cancellation of registration of said person, his registration shall be suspended। समझ, उस केस में भी आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया जा सकता है। said person shall be intimated in prescribed form by sending a communication to his email address provided at the time of registration or as amended from time to time। ठीक है, वो आपको ईमेल पे कम्युनिकेट किया जाएगा। ठीक है, In this intimation for suspension and notice for cancellation of registration, the said difference and anomalies are highlighted and said person is asked to explain within a period of 30 days as to why his resignation shall not be cancelled। आपको 30 दिन का समय दिया जाएगा कि आप बताइए क्यों आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल ना किया जाए। अगर आप नहीं बता पाते हैं तो फिर अपना कैंसिलेशन प्रोसीडिंग आगे होगा। ठीक है, अगर किसी पर्सन का रजिस्ट्रेशन जो अब लिखा सस्पेंड हो जाता है, ठीक है, तो उसको क्या नहीं करना है? तो उसको ये नहीं करना, वो कोई भी टैक्सेबल सप्लाई उस पीरियड में नहीं कर सकता, सस्पेंशन पीरियड में। ठीक है,
shall not be required to furnish any return, दूसरा उसको कोई भी रिटर्न फाइल करने का अब जरूरत नहीं है। अब द एक्सप्रेशन shall not make any taxable supply shall mean that the registered person shall not issue a tax invoice and accordingly not charge tax on supply made by him during the period of suspension। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप सप्लाई करना ही छोड़ दीजिएगा, आप सप्लाई करिएगा, ठीक है, बट आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, आप जीएसटी कलेक्ट उस पीरियड के बीच में नहीं कर सकते, ठीक है। In case where the cancellation is initiated by a department on its own and registration of a person has been suspended, such person shall not be granted any refund under section 54। आपको कोई रिफंड अगर आपका पेंडिंग है तो वो भी आपका रोक दिया जाएगा during the period of suspension of his registration। The suspension of registration shall be deemed to be revoked upon completion of cancellation proceeding by the proper officer। सस्पेंशन रिवोक हो जाएगा, ठीक है, रिवोक मतलब सस्पेंशन वापस ले लिया जाएगा। अब हो सकता है कैंसिलेशन हो गया, सस्पेंशन हट जाएगा, वहाँ कैंसिलेशन लिखा जाएगा, या हो सकता है कि प्रोसीडिंग ड्रॉप कर दिया गया तो भी सस्पेंशन हट जाएगा, वहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। सच रिवोकेशन शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम डेट ऑन विच द सस्पेंशन हैड कम इनटू इफेक्ट। अब ये जो रिवोकेशन है ये बैक डेट से होगा, जिस दिन सस्पेंशन आपका लगाया गया था उस डेट से रिवोक होगा, मतलब आपको सारा रिटर्न फाइल करना पड़ेगा उसके बाद, ठीक है। The suspension of registration may be revoked by the proper officer any time during the pendency of proceeding for cancellation if he deem fit। अगर उसको प्रोसीडिंग के बीच में लगता है कि अब उसका कैंसिल कर देना है तो कैंसिल कर देगा, सस्पेंशन हटा लेगा, तो प्रॉपर ऑफिसर के मन पे है, ठीक है। Further, the suspension of registration shall be deemed to be revoked upon furnishing of pending GST return। अब ये कौन सा केस है? ये वो वाला केस है जिसमें आपका कैंसिलेशन का आता है। किस केस में? आपने 6 महीने तक रेगुलर स्कीम में रिटर्न फाइल नहीं किया, ठीक है, आपने 2 टैक्स पीरियड QRMP स्कीम में रिटर्न फाइल नहीं किया, आपने कंपोजिशन स्कीम के अंदर 3 महीना खत्म हो गया है, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद, ड्यू डेट खत्म होने के बाद GSTR4 का 3 मंथ खत्म हो चुका है, आपने GSTR4 नहीं भरा, उस केस में बताया गया है कि अगर आप रिटर्न फाइल कर देंगे तो फिर आपका सस्पेंशन हट जाएगा। Further, the suspension of registration shall be deemed to be revoked upon furnishing the pending GST return, where GST registration was suspended due to non-filing of GST return for a financial year beyond 3 months from the due date of furnishing the said return by a composition taxpayer, or return for such continuous taxpayer as may be prescribed by registered person other than composition taxpayer। मतलब इन दोनों का बात किया, 6 महीना और 2 टैक्स पीरियड, ठीक है। तो उस केस में अगर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड इस बिहाफ पे हुआ कि आपने रिटर्न नन फाइलिंग ऑफ रिटर्न के कारण आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल में इंटर हुआ है, तो उस केस में आप क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन सारा रिटर्न फाइल कर दीजिए, आपका ऑटोमेटिक सस्पेंशन हट जाएगा और कैंसिलेशन नहीं होगा। अगर आप फाइल नहीं करते हैं तो फिर कैंसिलेशन का प्रोसीडिंग कंप्लीट होते के साथ आपका कैंसिल रिटर्न कर दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। वेयर एनी ऑर्डर हैविंग द इफेक्ट ऑफ रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज बीन पास्ड, अगर रिवोकेशन का ऑर्डर पास हो गया, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 31(3)(a) रिवाइज टैक्स इनवॉइस एंड सेक्शन 40 फर्स्ट रिटर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई मेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन एंड द प्रोसीजर स्पेसिफाइड देयर इन शैल अप्लाई। अगर आपका सस्पेंशन रिवोक कर लिया जाता है, नहीं समझे, अगर रिवोकेशन हो जाता है, सस्पेंशन कैंसिलेशन में नहीं बदलता है, तो उस केस में अब आपको रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करना है, आपको GST जमा करना है, और वो दिस एंड दैट आगे हम लोग कभी पढ़ेंगे, जब रिटर्न का चैप्टर आएगा तो आपको रिवाइज टैक्स इनवॉइस के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। अब आता है प्रोसीजर फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। प्रोसीजर क्या है? वॉलंटरी कैंसिलेशन में कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली बस अपना एप्लीकेशन फाइल करना है, ठीक है। और रजिस्टर्ड पर्सन सीकिंग कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन shall electronically submit the application for cancellation of registration in prescribed form within 30 days of occurrence of event warranting cancellation। मैंने वो जो इवेंट है जहाँ से आपको लगता है कि मेरा कैंसिलेशन होना जरूरी है, वॉलंटरी कैंसिलेशन, तो 30 दिन का समय है आपके पास, अब अपना फाइल करिए एज इट इज़। देखिए इंपॉर्टेंट नहीं होता कि 30 दिन में आप इवेंट क्या होता है, कोई इवेंट नहीं होता प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है। बाय लॉ लिखा हुआ है तो बाय लॉ बस हम लोग पढ़ रहे हैं कि हाँ इवेंट होगा, ऐसा लगता है कि अब कैंसिलेशन जरूरी है, 30 दिन में करना है, ठीक है। अब इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आप वॉलंटरी कैंसिलेशन लेने जा रहे हैं तो आपको फर्निश करना है एप्लीकेशन, ठीक है। और उसमें क्या डिटेल देना है, उसमें डिटेल देना है कि इनपुट क्या स्टॉक में था आपके पास,
इनपुट जो कंटेन था सेमी फिनिश्ड और फिनिश गुड के फॉर्म में, ठीक है, एंड कैपिटल गुड जो आप हेल्ड कर रहे थे स्टॉक में ऑन डेट फ्रॉम विच कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इज सॉट, ठीक है। लायबिलिटी देयर ऑन डिटेल ऑफ पेमेंट इफ एनी मेड अगेंस्ट सच लायबिलिटी एंड मे फर्निश रिलेवेंट डॉक्यूमेंट देयर ऑफ। अब आपको क्या है कि ये जो भी इनपुट है ये सब जो है ये आपको बताना है, उसके बाद क्या लायबिलिटी आपको वो बताना है, और उसके बाद आपको आपने क्या पेमेंट किया उस लायबिलिटी के लिए, ये सब आपको डिटेल भरना है, ठीक है। Where a person who has submitted an application for cancellation of his registration is no longer liable to be registered, proper officer shall issue order of cancellation of registration within 30 days from date of submission of application for cancellation। 30 दिन के अंदर आपको वो ऑर्डर दे देगा एप्लीकेशन के कि आपका कैंसिलेशन हो गया। खैर टाइम पीरियड से लोगों को फ़र्क पड़ता नहीं है, कहीं कहीं काफ़ी लेट लगा देता है, तो एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए याद रखिएगा, बाकी तो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है आपको पता ही है। अगर सुओ मोटो कैंसिलेशन हुआ है तो क्या करना है, तो इस केस में आपको तो कोई फॉर्म भरना नहीं है, डिपार्टमेंट आपको प्रॉपर ऑफिसर आपको एक SCN भेजेगा, सो कॉज नोटिस, ठीक है, और आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा कि आइए बताइए कि आपका रजिस्ट्रेशन क्यों कैंसिल ना किया जाए, ठीक है। अब उसका रिप्लाई आपको 7 दिन में देना है। अगर आपने 7 दिन में रिप्लाई नहीं दिया तो फिर उसके पास अथॉरिटी है कि वो आपका कैंसिलेशन कर सकता है। आपने रिप्लाई दे दिया, सेटिस्फैक्ट्री लगा उसको, तो वो प्रोसीडिंग ड्रॉप कर देगा। अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा, ठीक है, समझ गए, तो उस केस में फिर वो प्रोसीडिंग आगे करेगा। हाउएवर वेयर द पर्सन इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग टू SCN का रिप्लाई देने के बजाय सर्ट फॉर फेलियर टू फर्निश रिटर्न फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 मंथ और 2 टैक्स पीरियड, और कंपोजिशन स्कीम का जो 3 महीना का था, अपना सारा रिटर्न फाइल कर दिया, पूरा जो टैक्स पेमेंट जो भी था एप्लीकेबल इंटरेस्ट लेट फी सब पे कर दिया, तो उस केस में भी प्रॉपर ऑफिसर ड्रॉप कर देगा प्रोसीडिंग और ऑर्डर पास कर देगा, अगर कैंसिलेशन का SCN इस बिहाफ पे गया है, ठीक है। और किसी बिहाफ पे दिया है तो उस केस में तो प्रॉपर रिप्लाई देना पड़ेगा। वेयर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन इज लायबल टू बी कैंसिल्ड, प्रॉपर ऑफिसर शैल इशू द ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, कब तक दे देगा, 30 दिन के अंदर SCN के रिप्लाई के बाद, समझ गए। अब आता है इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन क्या होगा। द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट टू बी डिटरमाइंड बाय प्रॉपर ऑफिसर, डिटरमाइन करेगा, और कैंसिलेशन ऑर्डर में जो डेट मेंशन करेगा उस डेट से आपका कैंसिलेशन माना जाएगा। द टैक्सेबल पर्सन विल बी डायरेक्टेड इन अ स्टेट ऑर्डर टू पे एरियर ऑफ एनी टैक्स, उस ऑर्डर में दिया रहेगा कि आपका कुछ एरियर है जो पे करिए, इंटरेस्ट है जो पे करिए, पेनल्टी है जो पे करिए, समझ गए। अब क्योंकि आप कैंसिलेशन ले रहे हैं, मतलब कि आप GST के सिस्टम से बाहर निकल रहे हैं, जब GST के सिस्टम से बाहर निकल रहे हैं तो कुछ लायबिलिटी भी आपके ऊपर आएगा, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि आप GST के सिस्टम से जब बाहर निकल रहे हैं तो आप एज अ फाइनल कंज्यूमर बन जा रहे हैं, समझिए इस चीज़ को। जब तक मैं रजिस्टर्ड था, ठीक है, मैं जब भी कोई सामान खरीदने के लिए सप्लायर के पास जाता था, मैं उसे अपना GSTN नंबर देता था। क्योंकि मैं उसे अपना GSTN नंबर देता था तो ये B2B सप्लाई में कवर होता था। क्योंकि ये B2B सप्लाई में कवर होता था तो मेरे द्वारा पे किया गया GST मेरे ITC लेज़र में आता था, समझ गए। अब जब मैं रजिस्टर्ड नहीं रहूँगा, तो जब मैं रजिस्टर्ड था उस पीरियड में जो मैंने स्टॉक खरीदा, ठीक है, जो कैपिटल गुड्स खरीदा, सर्विस नहीं, सर्विस यहाँ पे नहीं आता, सिर्फ इनपुट और कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो जो मैंने खरीदा और वो अभी मेरे स्टॉक में पड़ा हुआ है, ठीक है, जो यूज़ हो गया उसका बात नहीं होता है, जो पड़ा हुआ है उसका बात होता है, उसका रिवर्सल होता है, ठीक है, उसका पेमेंट करना होता है। क्यों करना होता है ये बता रहा हूँ। अगर मैं अनरजिस्टर्ड हो गया, मतलब अब मेरा सप्लाई B2C है, ठीक है, और मैंने जो सप्लाई पहले खरीदा था जब मैं रजिस्टर्ड था, लेकिन अब जो मैं अनरजिस्टर्ड हूँ, तो वो जो ITC है वो अनयूटिलाइज ही पड़ा हुआ था मेरे पास। क्योंकि अब वो पड़ा हुआ है और मैं B2C में चला गया हूँ, तो जो भी ITC अब बचा हुआ है, ठीक है, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। कैलकुलेशन का फार्मूला दिया हुआ है नीचे, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे कैलकुलेट होगा। तो वो कैलकुलेट होने के बाद मुझे उस ITC का पेमेंट, अगर लेजर में बैलेंस है तो लेजर से, ECLR से, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से, अगर बैलेंस नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट करना पड़ता है, समझ गया। वही लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि अब मैं अनरजिस्टर्ड हो गया।
अगर एक अनरजिस्टर्ड बंदा कोई सामान खरीदता है तो क्या होता है, उसका जीएसटी उसको एज अ आईटीसी वापस नहीं मिलता। तो आपके पास जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है एट प्रेजेंट, उस स्टॉक पे आपका जो भी आईटीसी है वो आप हमको वापस कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि अब आप कंज्यूम नहीं करिएगा, अब आप आईटीसी का यूज़ नहीं ना करिएगा, अनरजिस्टर्ड हो गया तो अब मुझे वापस कर दीजिए। पर वापस क्या करिएगा उसके बारे में बताया गया कैलकुलेट करने के लिए। जैसे बताया गया, अ रजिस्टर्ड पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन इज कैंसिल्ड विल हैव टू डेबिट द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, अगर बैलेंस उसमें है तो, या फिर कैश लेजर बाय एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू, वो क्या अमाउंट होगा, बोला आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक ऑफ इनपुट कंटेंट इन सेमी फिनिश्ड गुड स्टॉक और कैपिटल गुड और प्लांट एंड मशीनरी, जो भी इनपुट इन पर है ऑन अ डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ कैंसिलेशन, कैंसिलेशन के जस्ट पहले जो भी है आईटीसी इनका है वो मुझे वापस कर दीजिए। या फिर द आउटपुट टैक्स पेबल ऑन सच गुड, जो हायर होगा वो मुझे दे दीजिए। कहने का मतलब हुआ, समझिएगा, मैं जब रजिस्टर्ड था मैंने 2 लाख का सामान खरीदा, उस पर मेरा आईटीसी 36,000 रुपया हुआ, ठीक है। अब मैंने जब सामान को बेचा तो मैंने आईटीसी कंज्यूम कर लिया, मान लेते हैं हमने 20,000 का आईटीसी कंज्यूम कर लिया आउटपुट टैक्स के लिए, 16,000 का आईटीसी बचा हुआ था और मेरे पास गुड्स जो था वो 50,000 के वैल्यू का बचा हुआ था, ठीक है, 50,000, 1 लाख के वैल्यू का मान लीजिए, 1 लाख के वैल्यू का बचा हुआ था, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, अब रेट पे मत जाइएगा। 1 लाख के वैल्यू का बचा हुआ था, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे मान ले, जैसे कि हमारा 20,000 का आईटीसी हमने कंज्यूम कर लिया, ऑब्वियस सी बात है आउटपुट टैक्स ज़्यादा होगा इनपुट टैक्स के मुकाबले, तो मैंने अभी आधा यूज़ नहीं किया। तो अगर मैं आईटीसी का बात करूं तो 18,000 रुपये का आईटीसी इसके हिसाब से 18,000 का रिवर्स होना चाहिए था। लेकिन अगर मैं 1 लाख के सामान को बेचने जाता हूं तो मेरा आउटपुट टैक्स उस पर बनता है 25,000 रुपये मान लेते हैं। तो अब मुझे या तो 18,000 वापस करना या 25,000, तो कहा गया जो हायर होगा वो आपको वापस करना पड़ेगा, क्योंकि 2 लाख के गुड्स का 36,000 था आईटीसी, समझ गए। तो 1 लाख के वैल्यू का आईटीसी 18,000 होगा, तो अब या तो मैं 18,000 वापस करूँगा या फिर आउटपुट टैक्स, अगर मैं 1 लाख के सामान को बेचता, वैसे बात है महंगा बेचूंगा, अगर महंगा बेचता और उस पर मेरा टैक्स मान लीजिए 20,000 ही बनता तो 20,000 बनता, तो मुझे वापस करना सरकार को 20,000 वापस करना है, ठीक है, ना कि 18,000। समझ में आ गया क्या कहा। उसके बाद कहा कि कैपिटल गुड्स के केस में एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आप कैलकुलेट करिएगा कि क्या रिवर्स करना है, वो तो मालूम है आपको आउटपुट टैक्स पेबल सच गुड तो दोनों के लिए है, लेकिन आईटीसी जो बचा हुआ है, जैसे स्टॉक के लिए तो बड़ा इजी था कैलकुलेट करना, पर कैपिटल गुड्स के लिए थोड़ा सा वो भी इजी ही है। अगर आपने आईटीसी को ठीक से पढ़ा है तो जो रिवर्सल वहाँ पे था ना वैसा ही है, बस अब वो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आइए यहाँ पे देख लीजिए। हाँ, प्रो राटा, ठीक है, प्रो राटा कैलकुलेट करना है, 5 साल मान के जो भी बचा हुआ है वो आपका वापस करना है, समझ गए। कहने का मतलब देखिए, द टैक्सेबल पर्सन शैल पे एन अमाउंट इक्वल टू इनपुट टैक्स क्रेडिट टेकन ऑन सेट कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी reduced by such percentage point as may be prescribed और टैक्स ऑन द ट्रांजेक्शन वैल्यू। कहने का मतलब आउटपुट टैक्स, ठीक है, जो पे करना होता, या फिर रिड्यूस्ड करना है आपको बाय सच परसेंटेज पॉइंट। वो परसेंटेज पॉइंट क्या है आपको मालूम है, पर क्वार्टर 5% का, ठीक है, कोई दिक्कत, सॉरी 5% नहीं, सिर्फ प्रो राटा करने के लिए कहेगा आगे, ठीक है, प्रो राटा करना है, 60 महीने यूजफुल लाइफ मान लेना है और प्रो राटा फिर उसके बाद करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बॉक्स में बताया है, जैसे मान लीजिए इनपुट के बारे में बोला गया, आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद रूल 44 ऑफ सीजीएसटी रूल, ITC on input computed proportionately on the basis of corresponding invoices on which credit had been availed। वो आपको बताया मैंने 36,000 वाला केस, 36,000 था, 1 लाख का बेच दिया, 1 लाख बचा हुआ है, मतलब कि 18,000 का ITC या फिर आउटपुट टैक्स जो उस पर 20,000 रुपया था, ठीक है, जो हायर हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं।
कैपिटल गुड्स के बारे में कहा, ITC इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद रूल 44. ITC involved in the remaining useful life in month of capital goods will be reversed on pro rata basis taking the useful life as 5 year. और ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब वही आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, अगर मैं उस कैपिटल गुड्स को बाहर बेचने जाऊँ तो उसके ट्रांजैक्शन वैल्यू जो होगा, मान लेते हैं उसको 10 लाख में बेचने जाऊँ तो 10 लाख का जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा 10 लाख पे GST हो गया 18% से 1,80,000 रुपया, या फिर ITC जो बचा हुआ है, ठीक है, वो एग्जाम्पल के तौर पे आपको कैपिटल गुड्स का बता दिया। कहा कैपिटल गुड्स जो था वो यूज़ में था 4 साल 6 महीने और 15 दिन के लिए, तो ये हो गया 4 साल 7 महीना, ठीक है। 4 साल 7 महीना हो गया, तो बचा हुआ मंथ क्या हुआ, 5 महीना। 5 महीना बचा हुआ है, ITC मान लेते हैं उस पर उस टाइम 2 लाख रुपए था, ठीक है। तो 2 लाख रुपए था, बचा हुआ महीना 5 है, तो 2 लाख भागे 60 गुने 5, या तो आपको ये रिवर्स करना है, ठीक है, या फिर 1,80,000 जो हमने अभी निकाला था, ठीक है। तो जो हायर हो, ध्यान रखिएगा, जो हायर हो वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। It is important to note that this requirement to debit the electronic credit or cash ledger by suitable amount is not a prerequisite for applying for cancellation of registration. This can also be done at a time of submission of final return. ये प्रिक्विजिट नहीं है कि आपको कैंसिलेशन के टाइम ये पैसा पे ही करना है। आप फाइनल रिटर्न जो फाइल करते हैं तो आपको 3 महीने का समय मिलता है फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, उसको फाइल करने के दौरान भी आप ये पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। Other point about cancellation. A person to whom a UN has been granted under Rule 70 cannot apply for cancellation of registration. तो ध्यान रखिएगा, MCQ बन सकता है कि वो कौन है जो कैंसिलेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, तो यून होल्डर कैंसिलेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन विल नॉट अफेक्ट लायबिलिटी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन टू पे टैक्स एंड अदर ड्यू अंडर द एक्ट फॉर एनी पीरियड प्रायर टू डेट ऑफ कैंसिलेशन। अगर कोई आपका ड्यू है तो वो ख़त्म नहीं हो जाएगा, वो ड्यू आपका एज इट इज़ रहेगा, आपको वो पे करना है। द प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल्ड द रजिस्ट्रेशन ऑफ नमन एसोसिएट ऑन 11 अक्टूबर। द टैक्स ड्यू ऑन नमन एसोसिएट फॉर जुलाई सितंबर क्वार्टर determined by proper officer on 16 December of 50,000. The cancellation of registration of Naman Associates shall have no effect on his liability of tax due of 50,000, even though the tax due determined after the cancellation of registration. समझ में आ गया? The cancellation of registration under either SGST, UTGST Act shall be deemed to be cancellation of registration under CGST Act. आपको पता ही है, cancellation चाहे SGST Act में हो, चाहे UTGST Act में हो, चाहे CGST Act में हो, वो माना जाएगा कि वो तीनों के तीनों एक्ट में cancellation हुआ है आपका। Once registration is cancelled by tax authority, the taxpayer will be intimated about the same via SMS and email. Order for cancellation of registration will be issued and intimated to the primary authorized signatory by email and SMS. Taxpayer would not be allowed to file return for a period after date of cancellation mentioned in cancellation order. However, he can submit return of ordinary period. डेट ऑफ कैंसिलेशन के बाद का आप रिटर्न नहीं भर सकते, पर उसके पहले का रिटर्न जो भी पेंडिंग है वो आप भर सकते हैं, ठीक है। अब रिवोकेशन का क्या प्रोसीजर है? तो रिवोकेशन सिर्फ और सिर्फ सुओ मोटो के केस में हो सकता है, वॉलंटरी केस में रिवोकेशन नहीं कर सकते आप, ठीक है। वेयर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन इज कैंसल्ड सुओ मोटो बाय द प्रॉपर ऑफिसर, सच रजिस्टर्ड पर्सन मे अप्लाई फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन टू सच प्रॉपर ऑफिसर इन सच मैनर विद इन सच टाइम subject to such condition and restriction as may be prescribed. सारा चीज़ सच ही सच है, ठीक है, झूठ कुछ नहीं है यहाँ पर। अब जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, ठीक है, वो चाहे तो एज पर रूल 10 भी सबमिट करेगा एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, और उसका समय है, समय क्या है, 30 दिन। 30 दिन फ्रॉम डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब विद इन सच टाइम पीरियड एज एक्सटेंडेड, वो एक्सटेंड हो सकता है बाई एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर और कमिश्नर एज द केस में भी, इन एक्साइज ऑफ पावर प्रोवाइडेड अंडर द प्रोविजन टू सेक्शन 3031 एट द कॉमन पोर्टल, मतलब जीएसटी के पोर्टल से, आदर डायरेक्टली और थ्रू अ फैसिलेशन सेंटर नोटिफाइड बाई कमिश्नर। तो आपके पास 30 दिन का समय है फ्रॉम डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर टू फाइल फॉर रिवोकेशन। इफ प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट देयर सफिशिएंट ग्राउंड फॉर रिवोकेशन, तो विद इन 30 डेज वो क्या करेगा, रिवोक कर लेगा, अदरवाइज ही में रिजेक्ट द एप्लीकेशन, ठीक है। पर रिजेक्ट करने के पहले आपको एसटीएन इशू करेगा, ठीक है, क्लैरिफिकेशन के लिए
7 दिन का समय देगा कि आप आइए बताइए फिर से, उसके बाद अगर उसको लगता है तो फिर वो एक्सेप्ट रिजेक्ट दोबारा कर सकता है। समझ गए? वेयर रजिस्ट्रेशन वाज कैंसिल फॉर फेलियर ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन टू फर्निश रिटर्न, रिटर्न वाले केस में तो कुछ करना ही नहीं, आप रिटर्न फाइल कर दीजिए और आपका रिवोक हो जाएगा। ठीक है, पर इसमें ध्यान क्या रखना है, ध्यान क्या रखना, अगर आपका रिटर्न नन फाइलिंग के कारण कैंसिलेशन हो गया, सस्पेंशन था तब तक तो रिवोक हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है, सस्पेंशन रिवोक हो जाएगा। कैंसिलेशन रिवोक करने के लिए फ़र्क है, ध्यान रखिएगा, रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन और रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन में डिफरेंस है। सस्पेंशन के टाइम अगर नन फाइलिंग के कारण सस्पेंशन के टाइम सस्पेंशन हुआ है तो रिटर्न फाइल करते ही सस्पेंशन हट जाता है, लेकिन अगर कैंसिलेशन हुआ है तो उस केस में रिटर्न फाइल करने के बाद आपको उसके बाद एप्लीकेशन फाइल करना है कि सर मेरा रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन का जो भी एप्लीकेशन है उसको अप्रूव कर दीजिए। ठीक है, as we have already seen that the common model does not allow furnishing of return for a period after the effective date of cancellation, but return for earlier period. For the period before date of cancellation, mentioned cancellation order can be furnished after cancellation. ठीक है, कह रहा है, कहने का मतलब यही है कि आप पहले का रिटर्न तो भर सकते हैं, लेकिन बाद का रिटर्न तो जब तक रिवोकेशन ना तब तक फाइल नहीं होगा। ठीक है, तो जो डेट ऑफ कैंसिलेशन है उसके बाद का रिटर्न रिवोकेशन अप्रूव होने के बाद आप फाइल कर सकते हैं। Where registration is cancelled with effect from date of order of cancellation of registration, person applying for revocation of cancellation has to furnish all return due till the date of such cancellation before the application for revocation. आपको बताया मैंने अभी, अगर कैंसिलेशन हो गया तो रिवोकेशन फाइल करने के पहले आपको वो सारा रिटर्न भरना पड़ेगा। सस्पेंशन में तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। ठीक है, अभी के टाइम में प्रैक्टिकल सिनेरियो से देखा जाए तो कुछ नहीं करना है। अगर सस्पेंशन हुआ है आपका फॉर नन फाइलिंग तो आप बस रिटर्न फाइल कर दीजिए, आपका सस्पेंशन हट जाएगा। बट अगर कैंसिलेशन हो गया है तो फिर उस केस में आपको एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा, लेकिन एप्लीकेशन फाइल करने के पहले आपको वो सारा रिटर्न भरना है जो डेट ऑफ कैंसिलेशन के पहले का नई फाइल है। समझ गए? और वो आपको ऑर्डर के 30 दिन के अंदर फाइल करना है। ठीक है, समझ गए? सॉरी, गलती हो गया, मतलब उसके बाद का रिटर्न, डेट ऑफ कैंसिलेशन के बाद का जो भी रिटर्न है वो आपको 30 दिन के अंदर फाइल करना है रेवोकेशन के, ये कहा है। ये तो पहले ही फाइल हो जाएगा, इसके बाद रेवोकेशन, मतलब यहाँ भी 30 दिन ही होगा। क्योंकि रेवोकेशन के लिए आपको समय क्या दिया गया था एप्लीकेशन के लिए? 30 डेज, 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर। समझ गए? तो ये जो रिटर्न है, हाँ आपका पीरियड एक्सटेंड हो सकता है, आप बोलिएगा सर एडिशनल कमिश्नर एक्सटेंड कर सकता है, और फिर आपको फिजिकली जाना पड़ता है रेवोकेशन के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे द रजिस्ट्रेशन ऑफ नमन एसोसिएट वाज कैंसिल्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर बाय एन ऑर्डर डेटेड 1 जून फॉर इट्स फेलियर टू फर्निश रिटर्न। द रजिस्ट्रेशन वाज कैंसिल्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून itself. It applied for revocation of cancellation of registration and the order for revocation of cancellation of Naman Associate is passed on 31st July. In this case, Naman Associate shall be required to furnish all the return for period 1st June 31st July. After date of cancellation का जो भी रिटर्न है वो 30 दिन के अंदर उसको फाइल करना पड़ेगा रिवोकेशन होने के जस्ट बाद से। समझ गए? जैसे ही रिवोक हुआ कैंसिलेशन, आपको जो भी रिटर्न पेंडिंग है डेट ऑफ कैंसिलेशन के बाद वाला वो 30 दिन में फाइल कर देना है। समझ गए? यहाँ एक चार्ट बनाया है, बोला ये जो रिटर्न है ये रिवोकेशन का एप्लीकेशन फाइल करने के पहले फाइल करना है। कौन सा रिटर्न? जो डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के पहले का रिटर्न है, और वो रिटर्न जो डेट ऑफ कैंसिल ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन के बाद का है वो रिवोकेशन के 30 दिन के अंदर फाइल कर देना है। समझ गए? ये वाला रिटर्न जो है इस पीरियड का, ये जैसी रिवोकेशन का ऑर्डर मिल गया आपको 30 दिन के अंदर ये सारा रिटर्न फाइल कर देना है। समझ गए? अगर रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन हुआ तो क्या इफेक्ट होगा? ठीक है, अब रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन में क्या होगा आइए देखते हैं। वेदर रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसिल्ड विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट,
it is not possible to fund the return before filing the application for revocation of cancellation of registration. ऑब्वियस सा बात है, आपका रजिस्ट्रेशन पास्ट डेट से कैंसिल कर दिया गया, तो अब कहाँ से आप कुछ भर पाइएगा. In that case, the application for revocation of cancellation of registration is allowed to be filed, subject to the condition that all return relating to the period from effective date of cancellation of registration till the date of order or revocation of cancellation of registration shall be filed within period of 30 days. वही सेम थिंग कि आपका रेवोकेशन मिलते के साथ 30 दिन के अंदर वो सारा रिटर्न फाइल कर देना है जो पेंडिंग है डेट ऑफ कैंसिलेशन के बाद का. एक वही एग्जांपल दिया फिर से, ठीक है. द रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉन एसोसिएट वाज कैंसिल्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर बाय एन ऑर्डर डेटेड 1 जून. 1 जून का डेट का ऑर्डर था, लेकिन कैंसिलेशन कब से किया गया? 1 जनवरी से. इट अप्लाइड फॉर रेवोकेशन के लिए अप्लाई किया वो, ठीक है. रेवोकेशन उसको 31 जुलाई को मिल गया. इन दिस केस नॉन एसोसिएट शैल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश ऑल द रिटर्न फ्रॉम 1 जनवरी 31 जुलाई विदिन अ पीरियड 30 डेज फ्रॉम 31 जुलाई, i.e. बाय द 30 अगस्त उसको सारा रिटर्न जो भी पेंडिंग है रिवोक होने के साथ सारा फाइल कर देना है. समझ गया? वही डायग्राम में बताया भी है. और इसी के साथ आपका चैप्टर रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया.